साथियों, हम आपको जिनसे आज रूबरू कराएंगे वो अपने जीवन भर संघर्ष में युवाओं को तैयार करने का काम करते रहे और उन्होंने उनका जीवन बदलने का काम किया। आज वह समाज को बदलने के लिए राजनीति के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम उनसे रूबरू होंगे वेनी जमसूरिया जी से, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। स्वागत है सर। धन्यवाद सर, चुनाव की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा? चुनाव गरीब से लड़ा जाएगा और चुनाव लड़ने के लिए जो छतरपुर के विकास की स्थितियाँ हैं, तो छतरपुर में बहुत कुछ खो दिया है। जैसे आपने हवाई अड्डा खो दिया, NTPC खो दी, आपने महाराजा कॉलेज का अस्तित्व कर दिया, आपका मेडिकल कॉलेज था वो चला गया, ALS सेंटर चला गया और आपका नर्सिस सेंटर चला गया, आकाशवाणी चली गई, आपका आवारा ओवरब्रिज वही पास हुआ था 700 करोड़ का, वो भी चला गया और आपका बस स्टैंड में रह मसेगा था वो भी खत्म कर दिया गया। इन परिस्थितियों की निगरानी करेंगे और छतरपुर के विकास के लिए जो आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी योजनाएँ हैं उनको लागू कराने के लिए संघर्ष करेंगे। आपने विषय उठाया कि छतरपुर जिले से इन 10 वर्षों में बहुत सारी योजनाएं चली हैं, जिसमें NTPC भी है। आपने रेलवे का उल्लेख किया, सबसे महत्वपूर्ण था शहर के लिए, जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए बड़ा सहारा था और उसको प्रोजेक्ट के रूप में तोड़ दिया गया और उसमें उसका कोई काम नहीं हुआ और आज भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार के इन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपको ये लगता है कि सरकार को एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ेगी और उन्हें वापस आने में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा और वो वापस नहीं आ पाएंगे? सरकार ने ऐसी बहुत सी घोषणाएँ की हैं जिनका क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया। जैसे पिछले 2018 में चुनाव के पहले मेडिकल कॉलेज की जो पूरी स्वीकृति दी गई थी, हर तरह का बजट भेजने का आश्वासन दिया गया था, क्योंकि वो कार्रवाई आज तक नहीं की गई। यहाँ तक की जमीन अधिकृत की गई लेकिन निर्माण का आज प्रारंभ नहीं हुआ। महाराजा कॉलेज के लिए जो विश्वविद्यालय में ले लिया गया, विश्वविद्यालय की पूर्व से 8-10 वर्ष से जमीन अधिकृत कर ली गई है। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन वो भी अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया। NTPC जो 2800 हेक्टेयर यानी 7,000 एकड़ जमीन अधिकृत की गई, उसमें 3,000 करोड़ रुपये बांटा गया और 1,000 रुपये 300 करोड़ रुपये में बाउंड्री बनवाई गई और उसके बाद एक वीरान पड़ी हुई है। उसमें कोई न कोई प्रोजेक्ट लाने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाएगा, सरकार के आगे खोली जाएंगी कि आप कितना पैसा लग चुका है, उसमें कोई भी अगर योजना लागू कर दी जाती है, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने विषय बहुत बड़ा शानदार विषय है रोजगार, तो हर सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है और जिस कारण से सरकारें बनती है वो बिगड़ जाती है। आज तक मध्य प्रदेश की सरकारों ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो छतरपुर जिले में किसी प्रकार का कोई उद्योग या प्रोडक्शन यूनिट लगाने का काम किया हो, जबकि छतरपुर जिले में कच्चे माल का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। जैसे कि आंवला हुआ, हर हुआ, मतलब तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ जिससे बड़े बड़े प्रोडक्शन चलते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, किस तरीके से इस पर काम किया जाए? इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे NTPC में आपको 12,000 कर्मचारी काम करना होता है। अब वो अधिक भूमि में जहाँ पर 4,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट लाया जा सकता है, इसमें हजारों करोड़ों को लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। जब भी कोई एक प्रोजेक्ट किसी शहर में जाता है तो वहाँ पर 1,000 लोग अगर बाहर जा करके बचते हैं, 5,000 रहते हैं, तो 5,000 लोगों के लिए कपड़ा है, व्यवसाय है, आपका भोजन सामग्री है, इसके द्वारा स्वतः ही उस शहर का विकास होने लगता है। इस प्रकार से शहर में हम प्राथमिकता के तौर पर वहाँ पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाने का प्रयास करेंगे। आपकी ये सोच है कि सबसे पहले युवाओं को रोजगार के लिए उद्योग धंधे, जिसके लिए आप सरकार से संघर्ष करेंगे और आप इसी योजनाओं के तहत, इसी प्रोजेक्ट के तहत आम जनता के बीच में अपनी बात को लेकर जाएंगे। शहरी क्षेत्र में आपने अपनी बात को रखा, अब ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से परिवर्तन की आवश्यकता है, उस बारे में मुझे बताएं। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले जो सबसे मुख्य आवश्यकता है बच्चों की पढ़ाई की, अच्छे विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार का बच्चा पढ़ कर के शिक्षित हो जाता है उसे रोजगार भी भटकने नहीं पड़ता है, वो अपने आप साधन जमा लेता है। यहाँ सरकारों की ये स्थिति है कि भैया थोड़ा सा टुकड़े डालते रहते हैं, जैसे मुर्गे के पंख काट दिए जाएँ और दाना छोड़ने के लिए किसी लगाया जाता है, ऐसे यहाँ युवाओं को छोटे छोटे टुकड़े डालकर उनके पंख काट दिए जाते हैं, रोजगार नहीं दिया जाता है।
उसकी ओर से छत थोड़ी सी दे दी जाती है और वो सरकार हमारे पीछे की सरकार के पीछे भी मांगते हैं। ऐसी भी योजनाएँ हैं जो पूर्ण किया बराबर है। इसी के साथ स्वास्थ्य के लिए जरा सी भी कोई बीमारी होती है हॉस्पिटल को खोल दिया जाता है कहीं कहीं पर, लेकिन वहाँ पर न कोई डॉक्टर भेजा जाता है, न कोई दवाइयाँ भेजी जाती हैं। ये भी अगर क्षेत्र विधायक चाहे तो इनको कराया जा सकता है। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर छोटी छोटी राशि के द्वारा उनको व्यवस्थित किया जा सकता है और लोग आपस में शहर आने के लिए बड़े सुविधाजनक मार्ग से आ सकते हैं। कांग्रेस की 1.5 साल सरकार रही और उसके बाद 15 महीने के बाद भाजपा ने पुनः अपना शासन स्थापित किया। उनके अंदर जो संघर्ष हुआ उसके कारण उनकी सरकार उनके हाथ से चली गई। उस 1.5 साल की जो 15 महीने की सरकार है उस बारे में आपकी क्या है? 15 महीने की सरकार थी तो माननीय कमलनाथ जी हैं, उनका दोबारा अभी अपने हफ्ते पहले देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे, उनके लिए भी गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से उनकी सरकार थी, उन्होंने माननीय सिंधिया जी के लिए भी एक चैलेंज दिया था कि आप मैदान में जल्दी से कुछ करना हो करिए। और इतने बड़े बड़े लोगों की बातों को महत्व नहीं देते हैं। उनके अंदर चूँकि उद्योगपति होने के कारण सरकार वैसी चलाना चाहते हैं जैसे फैक्ट्री चलाई जाती है, इस कारण से भी सरकार में बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार उनका 15 साल का कार्यकाल रहा, 15 महीने उसमें केवल उद्योगपतियों को ही महत्व देते थे और जनता से गरीब जनता से भी विशेष ताल्लुकात नहीं था। क्योंकि आपकी फैक्ट्री में किसी मैनेजर या जो फैक्ट्री मालिक होता है उसकी जो सारा सम्मान और उसकी जो निर्देश होती है जो मैंने कह दिया वही होगा। इस प्रकार से जो उन्होंने रखा स्थिति रख दी तो वो सरकार को समझ बना के आपकी फैक्ट्री में किसी मैनेजर या जो फैक्ट्री मालिक होता है उसकी जो सारा सम्मान और उसकी जो निर्देश होती है जो मैंने कह दिया वही होगा। इस प्रकार से जो उन्होंने रखा स्थिति रख दी तो वो सरकार को समझ बना के चलाना नहीं जानते हैं। इस पर उन्होंने अंतर करने के कारण 15 महीने उन्होंने कुछ नहीं किया। कैसी कोई योजना भी नहीं लागू कर पाए 15 महीने, जबकि 15 दिन का शासन ही पर्याप्त होता है कुछ योजना को लागू करने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। आपके बताए अनुसार कांग्रेस पे जो डिस्कशन सामने निकल कर आ रहा है उससे स्पष्ट होता है कि कमलनाथ की जो नीतियां हैं वो एकला चलो वाली नीतियां हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में वो सरकार स्थिर नहीं रह पाई और वो गिर गई। इसी तरीके से इसी प्रकार से छतरपुर के जो माननीय विधायक उन्हीं पर चुन जो भी चलते रहे, उनके पास जो भी कार्यकर्ता थे जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उनको वो अकेले नहीं समझते। उनका तो ये रहता था इतना ईगो और अहंकार है, उन्होंने जो भी कह दिया वो डर। इस कारण से आज कांग्रेस की हालत छतरपुर में पतली है और इसके परिणाम आपको 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। अहंकार विधायक व अहंकारी मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा विषय है जो आज की स्थिति में निकल कर आ रहा है। संघर्ष है इस बात का कि कुछ नया चुना जाए, कुछ नया दिखाया जाए, तो इस शहर को एक विकास की राह दी जाए जो माननीय वीपी चंद्रशौर्या जी ने तय की है समाजवादी पार्टी की साइकिल के माध्यम से। अपन समझना चाहेंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो विधायक बनने के बाद वो शहर में तत्काल लाना चाहेंगे जो इस शहर के लिए महत्वपूर्ण विषय है। आपने शहर में देखा होगा कहीं भी एक ऐसा पार्क नहीं कि जहाँ शाम के युवा वर्ग या वृद्ध लोग बैठ करके पर्याप्त ऑक्सीजन स्वच्छ वातावरण में बैठ सकें। हमारे शहर में सबसे ज़्यादा स्थिति है शासकीय विद्यालयों में इतनी ज़्यादा घनत्व डेंसिटी है कि एक शिक्षण में 150-150 लड़के खड़े हुए। MLB की तो बहुत बुरी प्रगति है बहुत, तो वहाँ पर कम से कम मैं सबसे पहले 2 कन्या हाई स्कूल और एक आध बॉयज हाई स्कूल का उन्नत करा के हाई स्कूल बनवाऊंगा। दूसरी स्थिति जो आपने शहर के अंदर जो सड़क की है, परिवहन की है, आपने देखा होगा कि 10 साल से सड़क की चौड़ी कर दी गई, इन रास्ते में खंभे लगे हुए हैं, छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, उनको आज तक सख्त नहीं किया गया। इसी प्रकार पूर्णानाके से रेलवे स्टेशन के बीच में अभी तक 19 युवाओं की मौत हो चुकी। अब माननीय कलेक्टर महोदय जो स्वयं पहल करके पुलियाँ बनवाई जा सकती हैं, इसमें किसी नेता का कोई श्रेय नहीं है। इस प्रकार से आप बस स्टैंड में भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो कहीं भी कोई व्यवस्थित नहीं है। अतिक्रमण हटवाया जाता है, शासन हटाता है, 4 दिमाग नेताओं में हस्ताक्षेप करके रोक दिया जाता है। अगर मैं रहूँगा तो अगर अतिक्रमण हटता है तो उन फील्डों को स्थायी कहीं ना कहीं बिजनेस व्यवसाय करने के लिए बंद किया जाएगा और जहाँ तोड़ फोड़ की गई वहाँ जो भी आपको निर्माण कार्य करना है
शासन के द्वारा उसको तत्काल कलेक्टर महोदय के माध्यम से निर्माण करा करांगल द्वारा अतिक्रमण न किया जा सके। मेरे देखते देखते छतरपुर शहर के अंदर 2500 बार अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन उसका अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो गरीब जनता वीरान हुई, उनके घर वीरान हुए, उनका जो रोजी रोटी का साधन था उनका छीना गया, लेकिन उनको अभी भी कहीं व्यवस्थित नहीं किया गया। उसको व्यवस्थित करने के लिए अगर आम राय से, आम पत्रकारों के माध्यम से, आम सभी नेताओं के माध्यम से प्रशासन का अनुरोध किया जाता है तो इस कार्य को करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी बजट की आवश्यकता है। तो व्यवस्थित करना है उसको, और उसके लिए पहल करना पड़ेगी जो जनप्रतिनिधि द्वारा। ये बहुत अच्छा विचार है जो आपने अपने सामने रखा कि अगर मुझे चुना जाता है और जनता मुझे छतरपुर की चुनती है तो मैं वो बदलाव लाऊंगा जो शहर के लिए जरूरी है, जैसे कि शहरी क्षेत्र की व्यवस्थाएं। उन सारे विषयों को उठाया, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का उठाया। स्कूल एक ऐसा विषय है जिसके लिए इन्होंने बात रखी जो आज छात्रों को संघर्ष तकलीफों का सामना करना है। गर्ल्स स्कूल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब जहां तक उद्योग का विषय है, वो उद्योग किस तरीके से स्थापित होंगे और कौन से उद्योग स्थापित होंगे उस पर भी अपन राय लेते हैं। उद्योगों के बारे में पैसा है, बहुत सी लघु योजनाएं हैं, दीर्घकालीन योजनाएं हैं, उनको लाया जा सकता है। कई बार आपने भी सुना होगा कि इससे खजुराहो में एक बार मीटिंग शिवराज सिंह जी ने की थी और वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि 4400 करोड़ रुपये की योजनाएं लाई जा रही हैं, गरीबों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कोई लोग तुम्हारी घोषणा ही होकर रह गई। और बहुत छोटी छोटी योजनाएँ हैं, जैसे भी आपने देखा कि ये साइकिल बांटी जा रही हैं, आपको मशीनें बांटी जा रही हैं, और मशीनों पर पहले भी काम किया जा सकता है। पहले उनको सिलाई सेंटर बना ले सकते हैं, ट्रेनिंग दी जा सकती है और उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे भी बहुत से बड़ी पत्ती वगैरह के काम है जो साधन में आपने देखा होगा बहुत बड़े पैमाने पर होता है और पत्ता हमारे यहाँ से बाहर आ जाता है। तो काम हम यहाँ पर चाहें तो माननीय शासन प्रशासन के माध्यम से उस कार्य को भी कराया जा सकता है। कुछ जो हमारे यहाँ पर कच्चा माल उत्पादन होता है, उस कच्चे माल को बाहर से मान लीजिए आपके लोहानी में कच्चा माल पैदा होता है और साग बनना हो जाता है, खाद बनती है, लेकिन हम उसको चाहें कि यहाँ खाद बनवा सकते हैं। ना कोई जो प्राइवेट भी है तो गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाई जा सकती है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, अगर करने का अगर आपका विचार है तो किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं देसी ही चुनते हैं, उनका जो नया यहाँ का व्यापार है दारूनी सिंडिकेट और दारूनी सिंडिकेट बना करके तो पैसा कमाना एक लक्ष्य रहता है और वो जानते हैं हम पैसे की द्वारा फिर से निर्वाचित हो जाएंगे। जो उनके लिए ये सोचते हैं उनको करने आ जाना है कि जनता क्या है, ले तो देती है लेकिन देती वही है जो अच्छा। अच्छा, हम आपको वैली चंद्र से रूबरू करा रहे थे, समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दी कि आप अगर स्वच्छ व्यक्ति को चुनते हैं तो उसकी सोच किस तरीके से विकास से जुड़ी हुई होती है, उनका उद्देश्य कैसा क्लियर होता है। इस पूरे जिले के अंदर कच्चे माल की बहुत आयात पैदा होती है, यहाँ टूरिज्म प्लेसेस हैं, यहाँ बहुत सारे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर इस जिले के विकास को करेंगे। धन्यवाद साथियों, बने रहें अमृत आवाज के साथ। हम फिर आपको रूबरू कराएंगे अगले कार्यक्रम में।